गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का लक्ष्य इंस्टीट्यूट में स्वागत है। कल हम जो पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ फल पढ़ रहे थे, ठीक है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स पढ़ रही थी मैं आपको। बट क्या था कि कल थोड़ा सा इशू हो गया था, थोड़ा सा वॉइस रिकॉर्डिंग में जो वॉइस है उसमें साउंड में प्रॉब्लम आ गई थी। आई होप कि आज एकदम वॉइस जो है बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। अब हम क्या करते हैं, पढ़ने जा रहे हैं आज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स को, ठीक है। तो आज हम कल वाला ही टॉपिक क्लियर करेंगे अच्छे से, ताकि आपका ठीक से एकदम डाउट इसमें क्लियर हो पाए। और क्वेरी जो भी है आपकी वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और क्लास को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तीनों चीज़ें कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए, ठीक है। जैसे सभी के मन में जो इस क्वेश्चन से लेके क्वेरी या डाउट है तो वो सभी का क्लियर हो पाए बहुत अच्छे से। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ, अगर हमने सीड्स को आपको पढ़ा दिया था, बता भी दिया था कि जो सीड्स हैं वो क्या, ठीक है, उनमें कैसे फॉर्मेशन होगा, कि जो ओव्यूल से क्या है सीड्स का फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद इसमें जो सीड्स बनेंगे ओव्यूल में वो कैसे बनते हैं। जो मोनोकॉट डाइकॉट में जब फॉर्मेशन होता है सीड का तो सिमिलर ही होता है मेनली, लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जिसे हम ग्लोबुलर स्टेप कहते हैं। यहाँ पर देखिए इरेजर है ये, तो ग्लोबुलर स्टेप, इस ग्लोबुलर स्टेप के बाद में, ठीक है, इस स्टेप के बाद में मोनोकॉट और डाइकॉट के सीड में क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। मोनो मीन्स एक, यानी एक सीड्स का फॉर्मेशन होता है उसमें, यानी एक बीज पत्र बनता है, यानी एक कॉटिलिडॉन बनता है। एक बीज पत्र यानी कि एक कॉटिलिडॉन बनता है। और डाइकॉट में द्विबीज पत्र यानी दो कॉटिलिडॉन बनते हैं। इस क्लास को डिटेल में देखने के लिए आप, जो मैंने इससे पहले जो क्लास ली है उसमें फॉर्मेशन ऑफ सीड बहुत डिटेल में पढ़ा है, आप वहाँ से जाके क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। और ये हम कल की क्लास को आज पूरा कर रहे हैं। अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ठीक है। मैंने बताया था कल आपको कि ओवरी से फॉर्मेशन होगा फ्रूट का, इसीलिए हम जो फल विकसित हो रहा है, जो डेवलप हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, एक परिपक्व अंडाशय यानी एक मैच्योर ओवरी कहेंगे उसको, ठीक है। अब देखिए, निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदलता है, ठीक। अभी मैंने कल बताया था आपको, एक बहुत अच्छे से क्लास ली थी आपकी कल, बट क्या है थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए क्लास को एंड करना पड़ा। आज आपको पूरी क्लास में ये अच्छे से बता दूंगी मैं, ठीक है। देखिए, अब जो अंडाशय पर भित्ति होती है यानी फल भित्ति, वो पेरिकार्प बनती है, ठीक है। फल बीजों की सुरक्षा करता है। फल बीज प्रकीर्णन में सहायक होता है। एग्जाम्पल आम सेब टमाटर मटर। चलिए इसको हम देख लेते हैं। ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको हम बहुत अच्छे से देख लेते हैं। मैंने आपको समझाया भी था कल, देखिए इस तरीके से। तो अब हम समझते हैं अच्छे से कि जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट है, ठीक है, जो फॉर्मेशन है फ्रूट का वो किससे होता है, वो जो ओवरी होती है उससे एक फल का निर्माण होता है, यानी अंडाशय फ्रूट में चेंज होता है। और इस प्रकार के फल निर्माण को हम एक परिपक्व अंडाशय बोलेंगे। यानी एक फल का जो निर्माण हो रहा है वो किससे हो रहा है, एक मैच्योर ओवरी से हो रहा है, एक परिपक्व अंडाशय से होता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो फल का निर्माण है ये कैसे होगा, ये दो टाइप से होता है। एक तो होता है निषेचन के बाद और एक होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे, नोट कर लेंगे क्या हो गया, यहाँ पे नोट कर लेंगे कि ये कैसे हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन और ये हो रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये कैसे होगा, अच्छा ये हटेगा नहीं, देखिए इसको देखिए, ये कैसे होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, निषेचन के बाद। निषेचन के बाद होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो ट्रू फ्रूट कहलाएंगे, ट्रू फ्रूट यानी सत्य फल।
सत्य फल हमेशा ओवरी से बनता है, ठीक है, ओवरी से विकसित होता है, यानी अंडाशय से विकसित होता है। इसको एग्जाम्पल मैंने आपको आम, अंगूर, कीवी, मटर, टमाटर ये सारे आपको बताए थे, ठीक है, कि जो मैंगो है, आम है, ठीक है, मटर है, अंगूर है, कीवी है, ये सब ट्रू फ्रूट में रखे जाते हैं, ठीक है, इसीलिए क्योंकि वो ओवरी से बनते हैं, यानी ऐसे फल जिनका निर्माण पौधे के पुष्प के अंडाशय भाग से होता है सत्य फल कहलाते हैं। और जो अंडाशय भाग से तो निर्मित होते ही हैं, बट साथ में पुष्प के और भागों से यानी अन्य भागों से भी विकसित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं, या आभासी कूट या फिर झूठा फल कहते हैं, ठीक है। तो वो किससे, अंडाशय और थैलेमस से विकसित होते हैं, या फिर पुष्पासन से भी बनते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि दो टाइप के निषेचन के बाद फ्रूट तैयार होते हैं, एक होते हैं ट्रू, एक होते हैं फॉल्स। ट्रू वो होते हैं जो ओवरी यानी अंडाशय से विकसित होते हैं, फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो ओवरी के साथ साथ पुष्प के अन्य भागों से भी विकसित होते हैं, इनको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी और नाशपाती, ठीक है, ये इसके फॉल्स के एग्जाम्पल हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब इसमें इसी टाइप में यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और सेब पुष्प के कौन से भाग से बनता है। तो सेब को हम आभासी फल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो फॉल्स फ्रूट है। क्या है ये, सेब फॉल्स फ्रूट है और ये पौधे के पुष्पासन भाग से बनता है। सेब एक तो फॉल्स फ्रूट है और साथ में पौधे के पुष्प के किस भाग से बन रहा है, पुष्पासन भाग से बनता है, इसीलिए हम सेब को आभासी फल कहते हैं, ठीक है। अब भाई यहाँ तो हमने बात कर ली किसकी, उन फल की बात कर ली जो निषेचन के बाद विकसित होते हैं, ठीक है। इनका जो फॉर्मेशन है ये कब होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम बात करते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं वो, ठीक है। तो देखिए विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं जिनको कहा जाता है पार्थेनोकार्पी, ठीक है, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन रेडी होते हैं। ये क्या हो रहा है बार बार, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो रेडी होते हैं उनको कहा जाता है पार्थेनोकार्पी, यानी सीडलेस होते हैं, ये समझिए। ये क्या होते हैं, सीडलेस, बीज रहित होते हैं, इनमें सीड नहीं पाया जाता है। जो कुछ ऐसे फ्रूट्स आप खाते होंगे ना जिनमें सीड नहीं मिलता है देखने को आपको, और अगर सीडलेस की हम जब बात करते हैं तो दिमाग में एक एग्जाम्पल आता है बहुत जल्दी से, जिसको हम बनाना बोलते हैं, केला, ठीक है। क्या आता है माइंड में, केला। ये बनाना फ्रूट जो है इसमें आपको सीड तो देखने को मिलता नहीं, यानी सीडलेस होता है ये, ठीक। तो बीज रहित होते हैं जो बिना निषेचन की क्रिया से विकसित होते हैं, या हम कह सकते हैं जिनमें, इसके अलावा भी इसकी एक डेफिनेशन और लिख सकते हो आप, इसके अलावा लिख सकते हो जिनमें बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है। क्या होता है, फल का निर्माण होता है। और जिनमें बिना फल का, ठीक है, जिनमें बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है वो फ्रूट्स कहलाते हैं पार्थेनोकार्पी। क्या कहलाएंगे, पार्थेनोकार्पी, या वो कहलाते हैं अनिषेक फलन, जैसे कि केला और अंगूर में, ठीक है। मेरे ख्याल से फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, ये डाउट आपका बिल्कुल एकदम यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को बढ़ाते हैं आगे। अब बात करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ फल भित्ति, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्या करेंगे, फल भित्ति, यहाँ पे ऊपर मैं डाल दे रही हूँ, ठीक है, यानी फल की भित्ति का निर्माण, ठीक है। फल भित्ति का निर्माण लिख लीजिए जैसे, फल की भित्ति का नहीं, क्या लिखेंगे, फल भित्ति का निर्माण, हेडिंग डाल लीजिए फल भित्ति का निर्माण। अब देखिए अंडाशय से फल भित्ति का निर्माण होता है, ठीक है। फल भित्ति का निर्माण कैसे होगा, जो अंडाशय की भित्ति होती है यानी जो अंडाशय को कवर की हुई लेयर होती हैं वो कन्वर्ट इनटू फल भित्ति हो जाती हैं, ठीक है। वो कन्वर्ट किस में हो जाती हैं, फल भित्ति में हो जाती हैं।
यानी कि अंडाशय किस में कन्वर्ट हो रहा है, फल में। तो जो अंडाशय की भित्ति होंगी किस में कन्वर्ट होंगी, फल भित्ति में। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब कौन कौन सी भित्ति का निर्माण होता है, बाह्य फल भित्ति, सेकंड आपकी होगी मध्य फल भित्ति, थर्ड होगी अंतः फल भित्ति, यानी एक्सोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है। अब ये जो फल भित्ति बनती है इसको हम क्या कहेंगे, पेरिकार्प भी कहते हैं। अभी आपने पढ़ा था ना यहाँ पे, ठीक है। ये क्या कहलाएंगी, पेरिकार्प। यानी ये तीनों भित्तियाँ आपकी मिल करके जो बनाती हैं वो क्या कहलाएंगी, पेरिकार्प, ठीक है। देखिए ये पॉइंट अभी आपको मैंने पढ़ाया है। देखिए अभी हमने यहाँ पे इस बात को जाना था, ये कह रहे हैं कि अंडाशय भित्ति फल भित्ति यानी पेरिकार्प बनती है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, पेरिकार्प। तीनों भित्तियों को पेरिकार्प कहते हैं कि अंडाशय से जो जो अंडाशय से फल भित्ति यहाँ पे बन रही है वो क्या कहलाएगी, पेरिकार्प, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कैसे। देखिए इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंगो को लेते हैं, इसलिए मैंने मैंगो को लिया। मैंगो में आपको ये तीनों भित्तियाँ देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। एक साथ अगर हम किसी चीज़ को देखेंगे तो हम कॉमन एग्जाम्पल उठाते हैं जिसमें तीनों चीज़ें मिल जाएं। तो ये क्या हो गया, मैंगो। मैंगो की जो ऊपरी परत जो छिलका होता है, मैंगो को क्या करते हैं, जब आप सभी लोग, अब भाई समर आ रही है, ठीक है, गर्मी, तो गर्मी में क्या करोगे, मैंगो शेक पीते हो ना बना करके खूब सारा अच्छे से। तो मैंगो शेक जब हम बना के पियेंगे तो हम उसकी जो ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको क्या करते हैं, छील लेते हैं। यानी आम का जो छिलका होता है, जो इसकी ऊपरी परत होती है जिसे छिलका कहते हैं, जो कि पतली होती है, ठीक है, बिल्कुल कैसे होती है, थिन होती है। पतली को आप क्या लिख लेंगे, थिन, ये थिन होती है। तो वो कौन सी भित्ति हमारी कहलाएगी, एक्सोकार्प। जब भी आप मैंगो शेक बनाने चले, ठीक है, तो जब आप मैंगो को क्या करोगे, छीलोगे, तो ये क्या बोलोगे कि हम एक्सोकार्प हटा रहे हैं, मैंगो की क्या हटा रहे हैं, एक्सोकार्प हटा रहे हैं, यानी उसकी जो बाह्य फल भित्ति है उसको हटा रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपकी, मध्य फल भित्ति। ये भी मैंगो में ही देखने को मिलती है। अब वो पार्ट जो आप जूसर में डालोगे और जो ग्राइंड हो जाएगा, ठीक है, जब आप जूसर में डालेंगे तो क्या करेंगे, जब मैंगो शेक बनाएंगे आप, तो जो ग्राइंड होकर के मैंगो शेक तैयार होगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, वो कैसा होता है, एरिया मांसल और गुदेदार, जिससे हम मध्य फल भित्ति से बना होता है, जिसको हम मीजोकार्प कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जिससे हम मीजोकार्प बोल रहे हैं, जो कि मांसल और सॉफ्ट होता है, यानी गुदेदार होता है, ठीक है। तो ये कौन सी लेयर हो गई, मीजोकार्प। यानी कि जब मैंगो शेक बना करके पी जाते हो अच्छे से, वो आप कौन सा भाग खा रहे हो, आम का, मीजोकार्प, ठीक है। फल भित्ति कौन सी खा रहे हो आप उसमें, मीजोकार्प वाली, मध्य फल भित्ति को। अब देखिए मैंगो की दो पार्ट हैं जो वेस्ट हो जाते हैं। एक तो फर्स्ट वाला, भाई को मैंने तो नहीं सुना किसी ने भी आम का छिलका खाया हो भाई, क्यों भाई, आम का छिलका खाया है, छिलका सहित आम खाया आप लोगों ने, खा भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खाया है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो एक तो ये वेस्ट हो गई लेयर, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, खुद नहीं खाते हैं लेकिन एनिमल्स को डाल देते हैं, वो खा लेते हैं, ठीक है। फ्रूट्स के जितने भी छिलके होते हैं एनिमल्स सारे खा लेते हैं, तो इसलिए वेस्ट ना करें, एनिमल्स को प्रोवाइड कर दें, वो खा लेंगे, ठीक है। आप नहीं खा सकते हैं तो इसलिए आप मत खाइए, लेकिन एनिमल्स को दे दीजिए। नेक्स्ट आप कौन सा, आप तो वो वाला पार्ट खाते हो जो सॉफ्ट होता है, जो आपके दांतों से ईजिली, ठीक है, आप खा पाओगे, वो चीज़ें खाते हो। तो भाई जिसके दांत स्ट्रांग नहीं है वो वही चीज़ें, वही पार्ट खाया करे जो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, जो ईजिली खा सकते हैं। तो क्या करते हैं, और अगर ज़्यादा जिसके दांत में भाई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं, वो फिर जूस बना बना के पीते रहते हैं, मैंगो शेक बना के पीते रहो फिर, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में खाओ, सबसे बेस्ट रहता है, लिक्विड फॉर्म में चीज़ों को खाओ। तो ये आपने खा लिया मीजोकार्प, ठीक है। जो मीजोकार्प वाला पार्ट है ये आप खा लेते हो क्योंकि सॉफ्ट होता है। अब मुझे ज़रा ये बताओ, थर्ड वाला जो पार्ट है एंडोकार्प, ये खा के दिखाओ कोई लोग, चलो, जो एंडोकार्प वाला पार्ट है ये खा के दिखाओ, इसको खा के दिखाइए, कौन सा होता है मैंगो में एंडोकार्प। मैंगो में एंडोकार्प अब क्या बचता है, गुठली बचती है, उसको खा के दिखाइए, चलिए उसको खा के दिखाइए। गुठली को खा सकते हैं, गुठली को नहीं खा सकते हैं, गुठली खा के दिखाइए भाई जल्दी से।
तो अब ये एंडोकार्प वाला जो पार्ट होगा ये कैसा होता है, बहुत टफ होता है, ठीक है, कठोर होता है। तो ये टफ पार्ट है मैंगो का, ठीक है। और बेर में भी आपने देखा होगा गुठली आती है। भाई नींबू के बीज तो आप क्या करते हैं, खा लेते हैं, खा क्या लेते हैं, वो तो खा रहे हैं आप नींबू, ठीक है, या फिर नींबू के अचार में बीज पहुंच गया, वो आपके अंदर पहुंच गया, ठीक। सडनली खा लेते हैं लेकिन जानकर आप नहीं खा पाओगे उसको। लेकिन सडनली में आपके जो बेर में जो गुठली होती है वो भी पेट के अंदर पहुंच जाती है, ठीक है। सडनली में ये भी गुठली पेट के अंदर पहुंच जाती है। बट सडनली में मैंगो की गुठली किसी ने खाई है क्या? सडनली में मैंगो की गुठली खा पाए कोई? ये नहीं खा पाए होगे, सडनली में खा ही नहीं सकते इसको, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो मैंगो का कठोर वाला पार्ट होता है और जो बेर होती है उसमें थोड़ी सी पतली होती है, ठीक है, और झिल्ली नुमा होती है। लेकिन जो आम होता है इस मैंगो में कठोर होती है, जिसको हम कहते हैं आम की गुठली। और ये किसकी कहलाएगी? बेर की गुठली, ठीक है। ये हो गई बेर की गुठली। तो ये आपकी गुठलियाँ हो गई भाई, आम की और बेर की। ये हो गई वेस्ट मटेरियल, ठीक है। इसको कहें तो ये जो एंडोकार्प है ये क्या है? ये वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल हो गया। जो वेस्ट मटेरियल किससे बना होता है? एंडोकार्प से बना होता है, जिसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, यूज़लेस होता है ये बिल्कुल भी। इसका कोई भी यूज़ नहीं करते हो आप, मोस्टली क्या करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि नए प्लांट के फॉर्मेशन की, तो वो क्या है, वो सीड है वो, ठीक है। वो जो गुठली है वो वेस्ट नहीं है, देखा जाए आपके लिए वेस्ट है क्योंकि आप खा नहीं सकते। और जो चीज़ हम खा नहीं सकते हैं, जो हमारी यूज़ में नहीं होती है, वो क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती हैं। तो ये आपका क्या हो गया, वेस्टलेस हो गया आपके लिए, यूज़लेस हो गया। बट ये सीड है, ये जो एंडोकार्प यहाँ पे गुठली की बात कर रहा है, ठीक है, ये एक क्या है, सीड है, बीज, जिससे हम नए पौधे का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी मैंगो के न्यू प्लांट का यहाँ पे फॉर्मेशन किया जा सकता है इस गुठली के ज़रिए। अब मैंने बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मैंगो की जो गुठली है उसको गमले में लगा के बैठ जाओ और नया सोचो आम का पेड़ निकल आएगा, ठीक है। इतनी आसानी से आम का पेड़ नहीं निकल आएगा, और गमले में तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये थोड़ा सा जो एक्सपेरिमेंट है वो मत करिएगा, ठीक है। फिर कहो कि अरे मैम ने तो बताया था कि आम की गुठली सीड है और जिससे एक आम का नया प्लांट हो सकता है, नए प्लांट का फॉर्मेशन। फिर इंतज़ार करो बैठ के आराम से कि नया प्लांट लगेगा, मतलब फॉर्मेशन होगा मैंगो के प्लांट का, फिर उसमें मैंगो आएंगे, फिर हम उसे खाएंगे। तब तक आपकी जो है लाइफ शायद वो पूरी निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट हम नहीं करेंगे, लेकिन ये सीड का फॉर्मेशन जो हो जाता है गुठली के ज़रिए ही एक नए मैंगो प्लांट का फॉर्मेशन यहाँ पे होना पॉसिबल है, ठीक है। ये कह रही हूँ मैं कि होना पॉसिबल है। अब गमले में लगाएंगे तब तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो सीड की बजाय सीधे एक मैंगो का छोटा सा प्लांट ही ला के लगा लीजिए, वो ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए। अब हमारे पास देखिए फल भित्ति का निर्माण हमने पढ़ लिया, ठीक, कैसे होता है। अब फल भित्ति पूछी जाए अगर आपसे तो आप इजीली समझा लोगे, इजीली बता लोगे। फ्रूट का फॉर्मेशन पढ़ लिया कि निषेचन से कैसे होगा, बिना निषेचन के कैसे होगा। जो ये विदाउट निषेचन वाले आपको जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, इनको मैं कल पढ़ाऊँगी आपको बिल्कुल डिटेल में। एक ही प्रोसेस नहीं है, अनुनिषेक फलन के अलावा और भी होते हैं, जैसे असंग जनन होते हैं, आनुषेक जनन होते हैं। ये जो आपकी रिप्रोडक्शन की, जैसे सेक्सुअल हो गया, बाईसेक्सुअल हो गया, लैंगिक और अलैंगिक जनन हो गया, इसके अलावा इसके अदर भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती हैं, पौधों में निषेचन होता है। बट वो निषेचन ऐसा होता है कि वो निषेचन नहीं कहलाएगा, मतलब ये कहलाएगा कि वो पौधों में प्रजनन वाली विधियाँ तो हैं, लेकिन वो विदाउट फर्टिलाइजेशन उसमें निर्माण हो रहा है, ठीक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन रहा है, वो ऐसी प्रोसेस होंगी, ठीक है। तो उनको हम कल पढ़ेंगे अच्छे से। आज हम क्या करते हैं, अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। तो हमने क्या पढ़ लिया आज? आज हमने फल का फॉर्मेशन पढ़ लिया, ठीक है। अब इस पूरी टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस हैं। फल के निर्माण से पहले भी मैंने आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन आपको पढ़ाया था,
उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। अब मैंने ये तीनों टॉपिक आपके क्या करे, इसमें ऐड कर दिए हैं, देखिए, जिसमें बीज और फल निर्माण की प्रमुख घटनाएं, ठीक है, हमने पढ़ा था। फॉर्मेशन ऑफ सीड पढ़ लिया था, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट पढ़ लिया। तो अब इनसे होने वाली जो कुछ घटनाएं, कुछ इवेंट्स हैं वो पढ़ लेंगे, उनको बताइए। देखिए अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे, आंसर भी मैंने दिया है आपकी हेल्प के लिए, बट क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए और फिर मुझे आंसर आप रिप्लाई करिए अपनी तरफ से, ठीक है। कि बीज और फल बनने की प्रक्रिया में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं होती हैं। चलिए बताइए जल्दी से बताइए कि इसमें कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं होंगी। हमने बीज के निर्माण में घटनाएं पढ़ी थी। ये बार बार कैसे हो जाता है, ये लगता है कि मेरे बाल इस पर टच हो जाते हैं, इसीलिए ऐसे हो जाता है। चलिए छोड़िए। देखिए इसमें हमने आपको फॉर्मेशन ऑफ सीड पढ़ाया था, तो उसमें कुछ इवेंट्स बताए थे। फॉर्मेशन ऑफ फल पढ़ा भी हमने, फ्रूट पढ़ा, उसमें आपको इवेंट्स बताए कि कौन सी चीज़ किस में चेंज हो रही है। तो अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन कौन सी घटनाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, बताइए फटाफट जल्दी से। 1 सेकंड में रिप्लाई आना चाहिए आप सभी का, तब लगेगा कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, और मेरी जो मेहनत है, मेरा जो हार्ड वर्क है वो सक्सेस हो रहा है, सफल हो रहा है, ठीक है। ये जितना भी मेरा जो हार्ड वर्क है सब आप ही लोगों के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए क्लास को इसी बात पर लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट क्लास जब आए तो आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ औरों का भी भला हो सके। अब देखिए, अब आप नहीं बता रहे, चलिए हम ही बता रहे हैं। हमने पढ़ लिया था भाई बीज का वर्ड। देखिए अभी सीड बने, देखिए कितने सुंदर सीड हैं। अब देखिए ये सीड जिसमें आप देख रहे हो, किस में देख रहे हो पता है? वैसे तो आपके उसमें जो सिलेबस है आपका एनसीईआरटी का, उसमें मैं सेब में दिखाया है, ठीक है, उसमें एग्जाम्पल सेब दिया है। लेकिन हमने क्या ले लिया, हमने नाशपाती ले ली भाई, ठीक है, हमने नाशपाती ले ली, क्योंकि हमें सेब से ज़्यादा नाशपाती पसंद है, इसलिए ले ली, ठीक है। जो पसंद है मुझे, मैंने वो चीज़ ले ली, नाशपाती ले ली। फ्रूट में मुझे नाशपाती ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए, ठीक। और ये क्या, ये तो एप्पल है, वही पेड़ पर लगा है, आराम से दिख रहा है, एकदम बढ़िया है ना। देखिए अगर हम इस सेब की क्या करें, अनुदैर्ध्य काट को देखें, यानी इसको इस तरीके से डिवाइड करिए। सेब जब लाइए या नाशपाती, तो उसको जब आप कट करोगे तो उसके अंदर जो प्रेजेंस सीड हैं ये तो आपको दिखेंगे नहीं। सेब में आपको ईजिली दिख जाते हैं, ठीक है, सेब को कट करते हैं तो सीड दिखते हैं ईजिली। नाशपाती में नहीं इतना पता चलते, लेकिन सेब में दिख जाते हैं। तो सेब का तो एक तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, आता होगा सबको, एप्पल सबने बनाया होगा छोटे पर, है ना, अच्छे से। लेकिन अध कटा, ठीक है, अध कटा बनाओगे, आधा कटा हुआ सेब का डायग्राम बनाएंगे, उसमें आपको सीड दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि इस नाशपाती के जो सीड हैं वो कैसे आए, वो कहाँ से आए, वो ओव्यूल से डेवलप होके सीड बन गए, यानी ये सीड बीजांड से आए। कहाँ से आए, बीजांड से। तो इसीलिए हमने एक पॉइंट मेंशन किया है कि बीजांड का बीज में रूपांतरण, ठीक है। ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है वो इसीलिए किया है क्योंकि हमने पढ़ा था कि बीजांड यानी जो ओव्यूल है वही कन्वर्ट हो गया सीड में। तो इसीलिए क्या लिखोगे, बीजांड का बीज में रूपांतरण। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब फल की बात करें तो अभी तो मैंने आपको बताया कि ये जो फ्रूट देख रहे हो यहाँ पे सेब, ये किससे आया भाई, ये आया अंडाशय से, यानी कि ओवरी का फ्रूट में रूपांतरण, ठीक है। अंडाशय का किस में रूपांतरण हो गया, फ्रूट में। तो अंडाशय का फल में परिवर्तन, ठीक, ये भी आपका मेंशन किया है मैंने पॉइंट। ये हमने, देखिए पॉइंट वाइज अपनी कॉपी में जब आप लिख कर आओगे तो मेरे हिसाब से तो, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग बताऊं मैं तो आपको फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। पॉइंट वाइज आपने नोट्स लिखिए और विद डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से देखिए डायग्राम बनाइए और साथ में पॉइंट वाइज नोट्स लिख कर आइए। एक मार्क्स कटने, एक भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होगी।
और आउट ऑफ 100 ही मार्क्स आपके आएंगे। ये बात याद रख लीजिए। बायोलॉजी में मार्क्स लाने का या नंबर्स को गेन करने का सिंपल और बहुत ही सॉलिड मेथड है कि डायग्राम बनाइए अपने क्वेश्चन में, और डायग्राम बनाने के साथ हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको इस तरीके से की पॉइंट्स में या फिर पॉइंट्स में नोट डाउन करिए कॉपी में। तो आप देख लीजिएगा, ना तो आपको लर्निंग में प्रॉब्लम आएगी और ना ही आपके मार्क्स कटने की गुंजाइश होगी। तो हम इसी तरीके से नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया था, वही ओवरी में फ्रूट का तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमने बोला था कि जब हम सीड ऑफ जो एम्ब्रियो पढ़ेंगे, एम्ब्रियो पढ़ाया था मैंने जब, तो बोला था कि उस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से पहले एक एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है, यानी भ्रूण का भ्रूण कोश में विकास, ठीक है। भ्रूण और भ्रूण कोश का विकास, यही तो हमारी बीज और फल बनाने की प्रक्रियाएं, यही इवेंट्स है भाई। भ्रूण कोश का विकास, एंडोस्पर्म को कहेंगे भ्रूण पोष का विकास, सॉरी एंडोस्पर्म है ना, इसको क्या कहेंगे, भ्रूण पोष, क्योंकि यही भ्रूण पोष क्या कर रहा था, भ्रूण को डेवलप करने में हेल्प कर रहा था, उसको पोषण यानी न्यूट्रिशन पहुंचा रहा था, ठीक है। अब देखिए, और एक लास्ट यहाँ पे बनता है अध्यावरण। आपको मैंने ये बताया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ाया है, उसमें बताया है कि जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं भाई, बीजांड में होने वाले परिवर्तन में ही समझाया ये सब। उसमें क्या बताया था कि जो इंटीग्यूमेंट्स होंगे यानी जो अध्यावरण होंगे, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे अध्यावरण होते हैं, ठीक है, जो अध्यावरण होते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये बीज आवरण में। भाई सीड में चेंज हो रहा है ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल सीड में चेंज हो रहा है। अब इस सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो एक आवरण चाहिए, तो वो किससे होगा, बीजांड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या था, अध्यावरण था, और सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए अध्यावरण बन जाता है बीजावरण में। किस में बन गया, बीजावरण में, या कहा जाए जिसको बीज का आवरण, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो ये बीज आवरण का निर्माण हो गया, ठीक है। बीज आवरण को यानी बीज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बीज आवरण का निर्माण होता है, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए सीड कोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये सुरक्षा किसको प्रदान करेंगे, हम बीज को, ठीक है, किसको करेंगे, नोट कर देते हैं यहाँ पे, बीज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सीड कोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सीड कोड हिंदी में पता ही है आपको क्या होता है, बीज, सीड का बीज, कोड क्या है, आवरण। तो ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हिंदी और प्लस इंग्लिश, कुछ चीज़ें हमें ऐसी होती हैं कि अपनी दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिखनी होती हैं। पेपर में भी आप मोस्टली बाइलिंगुअल ही यूज़ करिएगा, बाइलिंगुअल लैंग्वेज से आपको क्या होगा, आपकी कॉपी अट्रैक्टिव लगेगी, टीचर को और बहुत अच्छे मार्क्स देंगे वो आपको, ठीक है। पूरे 99 मार्क्स, अगर एक मार्क्स भी आपका काट लिया फिर भी 99 मार्क्स लाने की पूरी संभावना आपकी यहाँ पे रखी जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके 100 आउट ऑफ 100 आ पाएँ, ठीक है। उसके लिए आपको दो चीज़ें अपने आप करनी है, डेली रेगुलर क्लास लेनी है विद डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन के साथ कॉपी बहुत ईमानदारी से क्लास लीजिए, और कॉपी और पेन लेके बैठिए जिसमें आप अपने नोट्स बनाते जाएं ताकि आपका रिवीजन होता जाए, और जब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कराऊँ तो आप उसके आंसर ईजिली दे पाएँ, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। ये सब कुछ मैं आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ, इसीलिए आपको मेरा एक काम करना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक भी करना है, ठीक है, और चैनल को भी क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आप लोगों तक क्लास को पहुंचा पाएँ और सब्सक्राइब करा पाएँ चैनल, ठीक है। अब देखिए बीज आवरण हो गया। अगर अब हम इसका आंसर लिखते हैं पूरा, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि बीज और फल बनने की प्रक्रिया में कौन सी प्रमुख घटनाएं होती हैं, तो ये तो मैंने आपको पॉइंट में बताया है, ठीक है, ये तो एक की पॉइंट्स में हो गए। आंसर अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे,
निषेचन के बाद बीजांड बीज में और अंडाशय फल में बदलता है, भ्रूण विकसित होता है, एंडोस्पर्म पोषण प्रदान करता है, फल बीजों की सुरक्षा और प्रसार में सहायक होता है। ये मिल गए आपको यहाँ पे 3 नंबर। ठीक है, ये कितने नंबर का हो गया? 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ही ये मोस्टली आते हैं। ठीक है, और इसमें से जो एमसीक्यूज बनेंगे 1 मार्क्स में आएंगे, लॉन्ग में बहुत मुश्किल से आता ही है। ठीक है, मोस्टली शॉर्ट में ही आते हैं, तो शॉर्ट के लिए इतना आपके लिए इनफ होगा लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। पूरी क्लास जो आपको पढ़ाई है मैंने, उसमें यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल थोड़े से मेथड यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, इनका कंक्लूजन देखिए क्या निकलता है पूरी क्लास का, जो निष्कर्ष हम बताएंगे। ग्रीन ले लें, ये जो है थोड़ा सा लाइट हो जाता है, डार्क कलर ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था? पूर्व निषेचन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या था? सबसे पहला कॉन्सेप्ट था हमारा प्री फर्टिलाइजेशन। क्या था? प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। इसमें हमने कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था? गैमीट फॉर्मेशन। क्या पढ़ लिया? गैमीट फॉर्मेशन, यानी कि गैमीट निर्माण। ठीक है, अब अगर हम गैमीट फॉर्मेशन के अंदर पढ़ें तो क्या गैमीट फॉर्मेशन में था? जो पॉलिन ग्रेन्स थी आपकी, और देखिए इसके अंदर पढ़ें तो ये पढ़ाया था आपको पॉलिन ग्रेन्स, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, और साथ में पढ़ाया था एग सेल। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ यहाँ पे कहा जाए फीमेल गैमेटोफाइट, ये पढ़ाया था। डेवलपमेंट पढ़ा था हमने मेल गैमेटोफाइट का और फीमेल गैमेटोफाइट का, ये था हमारा गैमीट फॉर्मेशन में। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? फिर पॉलिनेशन पढ़ा। पॉलिनेशन के द्वारा हमने गैमीट स्थानांतरण होता है, यानी गैमीट ट्रांसफॉर्म करवाए थे। ठीक है, डायग्राम के ज़रिए मैंने समझाया था, उसमें बहुत अच्छे से समझाया। पूरी क्लास आप देखिए, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, पूरी क्लास मैंने दी है, अलग अलग अच्छे से बताया, उसको जाकर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, यह निषेचन की सफलता के लिए अनिवार्य है, ये समझिए। ये इतने स्टेप्स तभी ये जितने स्टेप्स हैं यहाँ पर, ये जब तक होंगे नहीं तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ओ सॉरी, तब तक क्या है? फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसको हमें याद रखना है अच्छे से। अब देखें भाई, ये तो फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं। अब भाई ये है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन ये निषेचन के बाद की प्रोसेस है। इसमें क्या होगा? इसमें जाइगोट भ्रूण में विकसित होता है, बीजांड बीज बनता है और अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। यही अभी हमने पढ़ा है ना सब कुछ। भाई जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद की सारी प्रोसेस देखा जाए कि सारा जो फॉर्मेशन है किसके लिए हो रहा है? फ्रूट के लिए हो रहा है। ठीक है, बीज से फल के निर्माण के लिए हो रहा है, क्योंकि सीड तो बन गया। अब सीड के बाद हमें क्या चाहिए भाई? फल भी तो चाहिए। एक प्लांट है, मान लीजिए एक पौधा, आम का ही पेड़ देख लीजिए, आम का प्लांट है, मैंगो का प्लांट है, उसमें जब तक आम नहीं आएंगे तब तक वो प्लांट क्या है? बिल्कुल यूजलेस है वो। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए हमें फ्रूट्स हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्रूट्स हमें जितना भी न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए हम फ्रूट के फॉर्मेशन के लिए इतना लंबा प्रोसीजर पढ़ते हैं। ठीक है, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये प्रोसेस शुरू होता है, बीजांड बीज में बदलता है, अंडाशय फल में चेंज होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे हम देखने को हमें जो मिल रही हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, ये कब पॉसिबल हो पाई? निषेचन से तो जाइगोट बन गया और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, बट थर्ड पॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो थर्ड पॉइंट है आपका, ठीक है, ये आपके पेपर के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट है, बल्कि इसको अच्छे से पढ़ना डायग्राम सहित। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये,
इसको मैंने पढ़ाया आपको, रिएक्शन के साथ बताया है, ठीक है। जब डबल फर्टिलाइजेशन जो क्लास मैंने अलग से नहीं ली है, इसी क्लास में मैंने स्टार्टिंग में द्विगुणन जब आया था तो उसमें आपको विद रिएक्शन समझाया है, ठीक है। अगर आपको डबल फर्टिलाइजेशन में जो डाउट है और क्वेरी है अगर क्लियर नहीं हो पाई है तो आप बताइएगा, हम आपके लिए डबल फर्टिलाइजेशन के लिए एक अलग से क्लास प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ लेकिन आप जब मुझे बताएंगे तभी मैं करा पाऊंगी ये चीज़ें, ठीक है। देखिए अब, तो द्विगुण निषेचन क्या है? फूलदार पौधों की विशेषता। भाई फूलदार पौधों की विशेषता हमने स्टार्टिंग बता दिया था कि आवृतबीजी के जो पौधे होते हैं उनमें फूल पाए जाते हैं, इसीलिए उनको हम फूलदार पौधे बोलते हैं, फूलदार प्लांट बोलते हैं, ठीक है। उनमें ही ये क्षमता पाई जाती है, उनमें उनका ये क्या है? स्पेशल फीचर है, ये स्पेशल फीचर पाया जाता है। जैसे आप लोगों में भी कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल फीचर पाया जाता होगा, किसी को सिंगिंग की, ठीक है, किसी में सिंगिंग, किसी को डांसिंग में शौक होगा, इंटरेस्ट होगा, तो ये सब क्या आपके स्पेशल फीचर। किसी को बुराई करने में भी इंटरेस्ट होगा एक दूसरे की आपस में, तो ये भी आपका एक स्पेशल फीचर ही है ना। किसी को चुगली करने में शौक होगा तो ये भी स्पेशल फीचर है आप लोगों का। संभाल के रखिए अपने अपने स्पेशल फीचर्स, सब काम आएंगे आगे चल के, है ना। जहाँ तक एग्ज़ाम में तो बहुत काम आएंगे आपके। देखिए अब, तो द्विगुणन, हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। द्विगुण क्या है? जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो एंजियोस्पर्म वाले जो प्लांट्स होते हैं उनका स्पेशल फीचर है, ठीक है। एक संलयन से जाइगोट और दूसरे से एंडोस्पर्म बनता है जो भ्रूण को पोषण देता है। और इसकी देखिए जो फर्टिलाइजेशन है और जो डबल फर्टिलाइजेशन, इनका टाइम पीरियड सेम ही टाइम है, ठीक है। एक ही टाइम पर ये दोनों प्रोसेस होती हैं, अलग अलग नहीं होती हैं। इनका एक ही समय में ये दोनों प्रकार के निषेचन आवृतबीजी वाले पौधों में देखने को मिलते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है, चाहे एक नोट बना के इसमें लिख लीजिएगा। अब आपका आता है नंबर 4 कैरेक्टर, ठीक है। अब क्या है भाई? बीज बन गया, फल बन गया, तो बीज और फल पौधों के प्रजनन चक्र की पूर्णता और अगली पीढ़ी के विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये सब आप जो चारों पॉइंट्स पढ़े हैं ये क्या है? ये पूरे एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल है ये, ठीक है। क्या है ये? एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, ऐसे समझिए, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये केवल सिलेक्ट नहीं होता। तो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म यानी आवृतबीजी पौधों की या आवृतबीजी पौधे का जीवन चक्र है। और ये जीवन चक्र क्या है? जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है, ठीक है। तो बीज और फल पौधों के प्रजनन चक्र की पूर्णता है, ठीक। इसमें से एक भी प्रोसेस अगर छूटेगी या एक भी प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाती है तो वो क्या कहलाएगा? प्लांट अपूर्ण कहलाएगा, पूर्णता नहीं कहलाएगा। तो पौधा कैसा हो गया? अपूर्ण हो गया, ठीक है। और अगली पीढ़ी के विकास के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। यानी एक नए प्लांट का फॉर्मेशन जो करता है वो किससे होता है? याद रखिएगा, स्पोरोफाइट से शुरू होती है ये पीढ़ी, स्पोरोफाइट से शुरू होती है और कहाँ पे जाके रुकती है ये? एक न्यू स्पोरोफाइट पे या फिर न्यू प्लांट के जन्म पर, ठीक है। नए प्लांट की ओरिजिन पर जाके, न्यू प्लांट की उत्पत्ति पर स्पोरोफाइट से शुरू होती है, बीजाणुद्भिद से। ये भी आपके इस चैप्टर में है टॉपिक, ठीक है। आवृतबीजी पौधे का जीवन चक्र, उसमें विद डायग्राम समझाया गया बहुत अच्छे से, उसमें डायग्राम के ज़रिए आपको बताऊंगी मैं कि कैसे, ठीक है। तो हम इस बात को यहाँ पे क्लियर समझ लें, तभी हम अपने क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर का आवृतबीजी पौधे का जीवन चक्र जो आप टॉपिक पढ़ोगे उसमें इस पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा शुरू से, ठीक है। जो हम अभी पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज वो उसमें आप पूरा ये समझिए, वो रामबाण क्वेश्चन है आपका, इस पूरे चैप्टर का रामबाण क्वेश्चन है, उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हम टॉपिक वाइज ही चलेंगे अपना, आगे देखते हैं।
नेक्स्ट आपका है यहाँ पर एक क्लास, ये क्या हो गया भाई, इसमें फिर से खोल लेते हैं क्लास को, क्या है। अब इसमें कुछ रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए, ठीक है। उन क्वेश्चंस को ऐड जो किए हैं वो पढ़ लेते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिए थे सारे, ये भी हो गई थी क्लास पूरी। अब हम अपना क्वेश्चन निकालते हैं, ये भी हो गया था। एक क्वेश्चन मैंने जो ऐड किया था, एक स्लाइड, उसको देखते हैं पहले, ठीक है। एक सेकंड अभी निकालती हूँ। इसमें सेव नहीं है। अभी आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, वो मैंने बनाए हैं। आपको वो क्वेश्चन से दिखाती हूँ एक बार, फिर मुझे बताइएगा। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे कंक्लूजन में बता दिया है कि ये पूरी क्या है, एक लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म के पौधों की, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे अलग से। अभी एक अलग उसकी क्लास मैं बना दूंगी, उसमें आपको समझा दूंगी विद डायग्राम। अब मैंने इस टॉपिक से जो आपको एक क्लास आज पढ़ाई है, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ ऐड किए हैं। उन क्वेश्चंस को आप लोग जहाँ तक है अपने आप करिएगा, ठीक है। सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए, बहुत सारे, जिसमें आपको बताया है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, ये बताना है, ठीक है। तो हमने बताया अभी कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो आवृतबीजी के पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है, उनका स्पेशल फीचर है, और कैसे होता है, पहला युग्मक संलयन, फिर त्रिसंलयन होता है, ठीक है। तो फूलदार पौधों में 2 संलयन होते हैं, एक से क्या होता है जाइगोट, और दूसरे से एंडोस्पर्म बनता है। यह प्रक्रिया केवल और केवल आवृतबीजी पौधों में होती है। अब ये जो 2 संलयन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, 2 प्रकार की जो सिनगैमी होती है, ठीक है, 2 प्रकार की, या फिर यहाँ पे चलिए हिंदी में लिखते हैं 2 संलयन की बात, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए, जो 2 प्रकार का संलयन होगा, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये याद रखना है। कौन कौन से संलयन होते हैं, एक तो होता है युग्मक संलयन, एक क्या होता है, युग्मक संलयन, ठीक है, और दूसरा होता है त्रिक संलयन। क्या होता है, त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन, और यहाँ पे कहेंगे इसको सिनगैमी। अब पूछा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन में होने वाले जो युग्मक संलयन है और जो त्रिक संलयन में, इनमें जो केंद्रक की आवश्यकता होती है, या ये प्रोसेस जो पूरी कंप्लीट होती है, वो कितने केंद्रकों से मिलकर के होती है, ठीक है, उसमें कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं। तो युग्मक संलयन में जाहिर सी बात है कि 2 ही केंद्रक होंगे, रेड से लिखती हूँ, देखिए इसमें कितने केंद्रक होंगे, 2 ही उपस्थित होंगे, ठीक है। एक तो होगा मेल और एक होगा फीमेल गैमेट। और त्रिक संलयन में केंद्रक की संभावना होती है 3, क्योंकि जो भ्रूणपोष बनता है वो कैसा बनता है, त्रिगुणित बनता है। तो टोटल यहाँ पे अगर केंद्रक की संख्या कही जाए, किसमें, दोहरे निषेचन में, ठीक है, दोहरे निषेचन में केंद्रक की संख्या, ठीक है, केंद्रक की संख्या ओवरऑल होती है 5, ठीक है। तो ये 5 केंद्रकों से मिलकर के, 5 केंद्रक, सॉरी यहाँ पे क्या होगी, 5 केंद्रक, ठीक है, यानी 5 केंद्रकों से मिलकर के कंप्लीट होती है डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है। तो एक रिएक्शन हम ये भी यहाँ पे जोड़ लेंगे, जो आपको फुल नंबर दिलवाएगी द्विगुणन निषेचन वाले क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परागण और निषेचन में क्या अंतर है।
अब तो आप आसानी से परागण और निषेचन में डिफरेंस कर लेंगे, क्योंकि हम पॉलिनेशन भी पढ़ चुके हैं और फर्टिलाइजेशन भी। ठीक, परागण क्या है? परागण सिर्फ एक प्रोसेस है। परागण क्या है? सिर्फ एक प्रोसेस है जो क्या करती है? गैमीट का ट्रांसफॉर्म कराती है। परागण एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम युग्मकों का स्थानांतरण कर पाते हैं और जो निषेचन की प्रक्रिया में सहायता करती है। तो ये लिखिए कि परागण में परागकण स्त्री केसर तक पहुंचते हैं। ठीक, परागण की जो प्रोसेस है उसके ज़रिए जो स्त्री केसर जो परागकण होते हैं वो स्त्री केसर तक पहुंच पाते हैं। जबकि निषेचन में क्या होता है भाई? निषेचन में तो फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमीट का, ठीक है, तभी एक जाइगोट बन पाता है। जबकि निषेचन में नर और मादा गैमीट का संलयन होता है। यही तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये फर्टिलाइजेशन है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें गैमीट का संलयन हो रहा है। गैमीटों का क्या करा रहे हैं हम? सिनगैमी करवा रहे हैं। ठीक है, युग्मकों को संलयित करवा रहे हैं। संलयित कराने के बाद ही वहाँ पर क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, या फिर कोई भी यहाँ पे भ्रूणपोष तैयार होगा, या जाइगोट होगा, या फिर एम्ब्रियो तैयार होता है। यहाँ पे युग्मक संलयन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये अंतर है सबसे बड़ा कि जबकि निषेचन में नर और मादा गैमीट का संलयन होता है और परागण पूर्व निषेचन घटना है। ये कब की प्रोसेस है? परागण पूर्व की प्रोसेस होती है, यानी परागण से पहले का इवेंट है ये। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन आपका और है कि बीज और फल कैसे बनते हैं। देखिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन और एक अच्छा सुंदर सा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बहुत अच्छे से पता भी है और नहीं भी पता है तो अब पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिसने भी इस क्लास को कम्प्लीटली देखा होगा, जब से मैंने प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ाया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ाया और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ाया, तब से जिसने भी क्लास को रेगुलर लिया होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर ईजिली बता लेगा। और अगर जिसने आज की क्लास ली है यानी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स की, वो भी बता लेगा, क्योंकि हमें तो मालूम है फल कैसे बनते हैं, और जब फल का पता लगाएंगे तो बीज भी पता लगा ही लेंगे। तो देखिए निषेचन के बाद, जबकि मैंने अभी बीज का आपको साथ ही साथ में बता भी दिया था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद बीजांड बीज में और अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। ठीक है, अब समझिए आप। अभी मैंने आपको, अगर नहीं भी जिसने पीछे की क्लासेस ली हैं, जो बच्चा आज की क्लास ले रहा है वो भी इस क्वेश्चन का आंसर बता देगा, क्योंकि मैंने साथ में बताया है कि बीजांड बीज में बदलता है और अंडाशय फल में बदलता है। यही पूछा गया कि बीज और फल कैसे बनते हैं। तो लिखिए कि निषेचन के बाद बीजांड बीज में और अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। जहाँ तक है आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ठीक है, और जो क्लास टाइम पर नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए भी आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे वो इस क्लास को अटेंड करके अपने एग्ज़ाम की अच्छे से अच्छी तैयारी कर पाएँ। अब देखिए सोचें, एक क्वेश्चन और दे रही हूँ आपको। सोचें आपने आज जो फल खाया उसमें कितने बीज थे। चलिए, ये तो सवाल बहुत अच्छा है। ये आंसर हम आपसे कल पूछेंगे आ करके। ठीक है, इसका जवाब मैं आपसे कल लूँगी आ करके। चलिए बताइए, आज पहले कोई फल खा लीजिए। ठीक है, आज फल खाना फिर बताना कल मुझे। ये क्या हो रहा है भाई? एक अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है क्या बोर्ड? चलिए पहले आज कोई फल खा के आइए। सोचें आपने, कलर ले लेते हैं ये वाला। देखिए, सोचें आपने आज जो फल खाया उसमें कितने बीज थे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये फल ऐसा करते हैं कि आज कोई एक फल खाते हैं पहले। ठीक है, लेकिन खाना कौन सा है? बीज वाला फल खाना है, तभी तो बता पाओगे उसमें कितने बीज थे। ठीक है, एक कोई फ्रूट खाइए आज पहले और फिर मुझे बताइएगा कल आकर के क्लास में कि उसमें कितने बीज थे। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है। ये होमवर्क है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस होमवर्क को कंप्लीट करके कल मिलते हैं। फिर हम कल अपने ही टाइम पर क्लास, वही आपके सेम टाइम पर क्लास होगी 2 बजे, और कल अच्छे से पढ़ेंगे। एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज की क्लास मैं एंड करती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को
बहुत सारी गुड विशेस, जिससे आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। आपके जो एग्ज़ाम है या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी अगर कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड सी यू टुमारो। ऑल द बेस्ट।